Hello everyone, good evening to you all. Our today's topic is regulation of kidney function. हमने अभी तक किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक डिटेल सारे पढ़ लिए, नेफ्रॉन के किस पार्ट का क्या फंक्शन हमने सब पढ़ लिया है. तो हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. इसके लिए कौन कौन से मैकेनिज्म आएंगे और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है. यानी कि बेसिकली हम जानते हैं किडनी का क्या रोल होता है. किडनी मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन, साथ ही साथ हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. तो इन सारे फंक्शन को ये मेंटेन कैसे करता है उसको आज हम देखने जा रहे हैं. तो बेसिकली हम कहेंगे ना, जो किडनी फंक्शन कर रही है इसका जो रेगुलेशन है इट इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड by hormonal feedback mechanism. ओके, फीडबैक मैकेनिज्म हम जानते हैं ना, यानी कोई हमारे लिए फीडबैक दे रहा है, देयर इज समथिंग और सम सेल्स और कोई भी ऐसा सिस्टम है जो फीडबैक दे रहा है किडनी को कि देयर इज सम एरर एंड नाउ यू हैव टू करेक्ट इट. ठीक है, जैसे एज एन एग्जाम्पल आप बता आप लोग जैसे कैसे सारे टीचर्स को कमेंट करते हो ना एज अ फीडबैक कि कहाँ पे क्या सही करने की ज़रूरत है या आपको और क्या जानने की ज़रूरत है और क्या नॉलेज ऐड करने की ज़रूरत है. लाइकवाइज ये जो किडनी है इट इज़ रेगुलेटेड, या हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ कंट्रोल एंड मॉनिटर्ड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट हार्मोनल मैकेनिज्म आएगा. देखते हैं ये क्या क्या है. First, we have ADH. Second, हम देखेंगे RAS mechanism. And we have ANF. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ADH से और थोड़ी सी हम कहानी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये ADH क्या है और ये क्यों रिलीज होगा. ठीक है, चलिए बात करते हैं. ये ADH को हम क्या बोलते हैं. ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर देती हूँ. रास पे और NF पे हम ADH के बाद आएंगे. ठीक है, चलिए बात करते हैं. ये ADH है, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी मीन्स व्हाट, जस्ट अपोजिट टू या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा. और डायूरेटिक कम्स फ्रॉम द टर्म डायूरेसिस. अब ये डायूरेसिस का मीनिंग क्या है. इट इज एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि दिस ADH विल वर्क एंटी और अगेंस्ट टू एक्सेसिव यूरिनेशन. तो एक्सेसिव यूरिनेशन के कंडीशन में क्या हो सकता है, वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन जब फॉल कर जाएगा, हमारे ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो सकता है. तो बहुत सारी कंडीशन हो सकते हैं ना, लाइक जैसे बोल सकते हैं कि स्वेटिंग. अभी समर का टाइम है, समर में स्वेटिंग के कारण हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. तो हमें थर्स्ट होता है ना, थर्स्ट का अर्थ होता है टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन. चलिए, एक्सेसिव यूरिनेशन के केस में हम बोल सकते हैं कि जब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा उसके अगेंस्ट, यानी वाटर का, अब हम इसमें ये बोल सकते हैं ना, ड्यू टू एक्सेसिव यूरिनेशन देयर में भी सम कंडीशन. क्या क्या हो सकता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो सकता है. साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो सकते हैं इन मतलब वाटर के अगर हम रिलेशन में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं. तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ब्लड की, और वाटर कम हो जा रहा है तो साथ में हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर विल फॉल, GFR विल फॉल, और जो भी ब्लड प्रेशर बेसिकली यहाँ पे फॉल कर जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है.
अब ये रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन फॉर एक्सेसिव यूरिनेशन, देयर में बी सम रीजन, लाइक हम बोल सकते हैं ना कि स्वेटिंग हो रही है, या फिर डायरिया कंडीशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि साथ साथ सपोज कॉलेरा हो गया। तो देयर आर सम सिचुएशंस कि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें कमी हो जाए, उसमें वाटर की कमी हो जाए, लॉस हो जाए। जैसे ही हमारे बॉडी में वाटर का लॉस होगा, यानी ये सारा कंडीशन आएगा, ठीक है, ड्यू टू दीज रीजन, ओके, सो ड्यू टू स्वेटिंग, डायरिया, कॉलेरा और मे बी अदर रीजन्स, दीज कंडीशन विल प्रिवेल। और इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ना, ये जनरली हम इसको बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सिचुएशन है ये, ठीक है। अब ये नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इसमें रेज हो जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रही है, बट वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, एज वेल एज यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो गया है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ये कंडीशन जब हमारे साथ होगी, बेसिकली ये कंडीशन कब हो रहा है, और इन जनरल हम कह सकते हैं ना, जब स्वेटिंग का कंडीशन होता है तो समर में नॉर्मली ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हाइपरटोनिक सिचुएशन जो है, अगर डायरिया की हम बात ना करें या कोई डिजीज़ की पर्टिकुलर बात ना करें, फूड पॉइजनिंग वगैरह को अगर हम छोड़ दें, तो नॉर्मली ये सिचुएशन हमें कब देखने को मिल रहा है, इन समर। तो नॉर्मली ये सिचुएशन कब देखने को मिल रहा है, इन समर, ठीक है। तो हम जनरली वाटर के लॉस को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो थर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है समर में ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय स्वेटिंग, ठीक है। तो ये कंडीशन समर में हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ADH है, जैसे ये वाटर का लॉस ऑफ वाटर जैसे हमारे बॉडी में होगा ना, इट विल बी डिटेक्टेड बाय, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं देयर आर ऑस्मोरिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट्स ऑस्मोलैरिटी इन ब्लड। तो जब ये डिटेक्ट कर रहा है ऑस्मोलैरिटी को, तो इस कंडीशन में ये जैसे ही डिटेक्ट करेगा ऑस्मोलैरिटी को, तो ये सारी कंडीशंस में मिल रहे हैं, यानी कि वाटर का यहाँ पे लॉस जैसे डिटेक्ट होगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा, यानी कि ऑस्मोलैरिटी जो हमारा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ना, ये जो ऑस्मोलैरिटी अगर हमें रेज किया हुआ मिलता है, डिटेक्ट करेगा ऑस्मोलैरिटी, और जब ऑस्मोलैरिटी हमें क्या मिल रहा है, बढ़ा हुआ मिलेगा, तो it will stimulate hypothalamus to produce stimulates hypothalamus to produce ADH, and then ADH will be released by पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इस ADH का क्या इफेक्ट होगा, दिस ADH will act on or it will show its effect on DCT and CT for reabsorption, increase reabsorption of water from DCT and CT। चलिए बच्चों, एक बात हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं, पीछे के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि जो PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, ये भी रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, बट वो जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं दैट इज जनरली हम कह सकते हैं ना कि वो एक प्रोसेस है जो दैट इज फिक्स्ड, वो तो होना ही होना है, दैट रीएब्जॉर्प्शन इज मस्ट। बट
द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ DCT एंड CT, ये किसी सर्टेन सिचुएशन में किया जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि ये हर वक्त नहीं होगा। ये जो रीएब्जॉर्प्शन बाय DCT एंड CT है, इट विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन का केस है, तो वाटर का लॉस हो गया हमारी बॉडी में। अब अगर यूरिन के थ्रू वाटर बहुत ज़्यादा लॉस किया जाए, या फिर जो यूरिन बन रहा है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन वैसे बढ़ा के मेंटेन किया जाए, तो हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो बच्चों? तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है, ताकि हमारे ब्लड में वाटर का वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो उस कंडीशन में DCT एंड CT विल स्टार्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन इफेक्ट ऑफ दिस ADH। ठीक है, अब ये इंक्रीज करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो इसके कारण लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, वाटर का कंसंट्रेशन यूरिन में कम होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो रिलीज होंगे हमारी बॉडी से। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, लेस यूरिन फॉर्म्स एंड दिस विल लीड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज। नॉर्मली मेंटेन होगा ब्लड वॉल्यूम, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। चलिए, तो हमने क्या देखा, ये हमारा जो ADH है, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, इट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि एक्सेसिव यूरिनेशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, ताकि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, या फिर वाटर को हमारे बॉडी में मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, जो सॉल्ट्स हैं या जो ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो वो गिर जा रहा है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट है। दिस ऑस्मोरिसेप्टर विल डिटेक्ट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। अगर ये डिटेक्ट होता है कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड जो है वो हाई है, देन इट विल स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस ADH एंड ADH विल बी रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करेगा, और जैसे ये रिलीज होगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, किडनी के DCT एंड CT पे, और जो कि रीएब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, ताकि वाटर का बैलेंस जो है वो बॉडी में या ब्लड में मेंटेन किया जा सके। तो वाटर जो है यूरिन में कम से कम वाटर का लॉस होगा, लेस यूरिन फॉर्म होंगे, इस तरीके से ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जाएगा, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा। चलिए, ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ हम एक और बात करते हैं, दिस ADH इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन का क्या काम है, वैसोप्रेसिन के नाम से हमें क्या लग रहा है, कुछ आप समझो, जैसे कि वैसो मीन्स वेसल, और प्रेसिन का मतलब क्या है, उस पर कोई प्रेशर डाल रहा है। तो कोई अगर वेसल पे कोई प्रेशर डालेगा, वेसल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, तो इस पे कोई प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर डालने से इसका ल्यूमेन जो है ना, ये छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जैसे सपोज दिस इज द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है ब्लड कैपिलरी का। जब वैसो कंस्ट्रिक्टर एक्ट करेगा, दिस ल्यूमेन विल बी नैरोअर। इस कंडीशन में ये ल्यूमेन क्या हो रहा है, ऑन एक्शन ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्टर, इस वैसो कंस्ट्रिक्टर के एक्शन के कारण ये क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, एंड दिस विल हेल्प इन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो देखिए, ये वैसोप्रेसिन जो है ये क्या करेगा, दिस विल एक्ट ऑन दिस ब्लड कैपिलरी, और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करेगा, ल्यूमेन को छोटा करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, क्योंकि उतने ही ब्लड वॉल्यूम को अब नैरो ल्यूमेन से फ्लो करना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो दिस विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा, ब्लड प्रेशर जो लो था, इस ADH के इम्पैक्ट से ये क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर, हम दो तरीका हमने देखा, एक क्या था, वाटर को कंजर्व किया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, एंड देन ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो गया। साथ ही साथ हमने क्या देखा, दिस ADH इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज वैसोकंस्ट्रिक्टर, और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। तो ये हमने एक नॉर्मल कंडीशन देखा।
अब इसका जो एंटी कंडीशन है अगर हम उसको देखें तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन सपोज जस्ट अपोजिट हो जाए, व्हेन दिस कंडीशन विल बी, ये हाइपरटोनिक सिचुएशन था, अगर सपोज हमारे बॉडी में ब्लड में अगर कंसंट्रेशन जो वो मेंटेन है, वाटर का कंसंट्रेशन सपोज मेंटेन है, ये सारी कंडीशन नहीं है, डायूरेसिस का कंडीशन नहीं है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं सपोज, या फिर हम ऐसे बात करें, सपोज विंटर की बात करें, तो विंटर की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल मिलेगा। अभी हमने क्या बोला था, ऑस्मोलैरिटी रेज किया हुआ था। जनरली हम इसको कह सकते हैं ना, ये सब समर का सिचुएशन है ड्यू टू सेटिंग। अभी क्या है, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है तो क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक है, एक्सेसिव यूरिनेशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, तो यहाँ पे जब ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है तो देयर विल बी नो एडीएच सिक्रीशन, नो एडीएच, और जो वाटर है उसका लॉस होगा यूरिन में, इसलिए यूरिनेशन जो वो फ्रीक्वेंट होता है विंटर्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से सीजन वाइज भी हम लोग देख सकते हैं, समर में क्या हो रहा है और विंटर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है, क्योंकि कोई सेटिंग नहीं है विंटर्स में, तो एडीएच का भी प्रोडक्शन नहीं होगा और वाटर का जो लॉस है वो फ्रीक्वेंट होगा, या फिर मोर कंसंट्रेशन, मोर अमाउंट में वाटर का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मली वाटर को रिटेन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में करने की ज़रूरत नहीं है, एज वी नो कि जब यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो नॉर्मल है। चलिए, ये था पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय एडीएच हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। चलिए आते हैं सेकेंड पे, दैट इज कॉल्ड रास। अब देखते हैं रास क्या है। चलिए सेकेंड की बात करते हैं हम, रास। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, दिस रास स्टैंड फॉर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये रास क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स हम देख सकते हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो रेनिन है, इट इज secreted by juxtaglomeraल apparatus। एंजियोटेंसिनोजेन, इसका हम जनरली बोल सकते हैं कि जो एंजियोटेंसिनोजेन है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड सिक्रेटेड बाय लिवर इन ब्लड। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है, डिफरेंट ऑर्गन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, इस रास को समझने के लिए अगर मैं सबसे पहले बोलूँ कि हमें जेजीए, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें तो फिर बहुत इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जेजीए वो क्या है। तो हमने क्या देखा था, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या है, efferent arteriole। ठीक है, चलिए, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, juxtaglomeralar सेल्स। ये juxtaglomeralar सेल है। अब ये
टफ और कैपिटल ये सभी पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इसके बाद हमें पता है कि ये आगे लीड करेगा पीसीटी में, और पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी। तो जो डीसीटी का पोर्शन है ना, यहाँ पे इसके नियर बाय आएगा, इसके हम टीएस को देख रहे हैं, तो ये क्या है, टीएस ऑफ डीसीटी। बेसिकली ये जो डीसीटी है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बट जो एरिया इसका यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल के नियर बाय है या फिर जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यहाँ पे क्या है, देयर आर सम कॉलमनर सेल्स। तो ये क्या है, कॉलमनर सेल्स है, और इस कॉलमनर सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर टर्म्ड एज मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दीज मैकुला डेंसा एंड दी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मेसेंजियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है, देयर आर सम मेसेंजियल सेल्स। These all together forms juxtaglomerular apparatus। ये जो हमने JGA की बात करी थी ना, इसमें हम बोल सकते हैं मैकुला डेंसा प्लस juxtaglomerular सेल। जक्स्टा मीन्स नियर बाय, और ये ग्लोमेरुलस के पास में है, एफरेंट आर्टेरियोल्स के जो सेल्स हैं, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। और ये मैकुला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल अलोंग विथ दीज मेसेंजियल सेल्स, हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम इसमें मेसेंजियल सेल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसे क्या बोल रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। अब ये एपैरेटस किस तरीके से काम कर रहा है, हम इसको देखते हैं। दी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, ये इनका काम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज आप और देख लो, दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, दीज आर ग्रैनुलर सेल्स, और ये क्या करेंगे, दिस विल सिक्रीट रेनिन, सिक्रीट रेनिन। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट रेनिन। इस मेसेंजियल सेल का फंक्शन हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से इट इज अननोन, या अभी तक नहीं पता है। और ये मैकुला डेंसा इट एक्ट्स एज एन ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो पहले तो हमें जानना ये, तो मैंने पूरा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस क्या है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, वो मैंने आपको बताया। अभी हमें समझना ये है कि ये रास एक्टिवेट कब होगा, ये रास स्टिमुलेट कब होगा। तो इस रास के लिए इट इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर लो है, GFR विल फॉल, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर लो है और GFR जो है वो लो होगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल बी अफेक्टेड बाय लो ब्लड प्रेशर, और इस कंडीशन में ये रास जो है स्टिमुलेट होगा, एंड दीज मैकुला डेंसा विल will detect the condition with the help of, क्योंकि वो ऑस्मो रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। और ये हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर यहाँ पे ये कॉलमनर एपिथेलियम्स के बने हुए हैं, और दिस विल डिटेक्ट, और जैसे ये डिटेक्शन करेगा, डिटेक्शन करके दिस विल सेंड द मैसेज टू दिस जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर की तरह ये काम करके एक्ट करके
जैसे ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे, लो ब्लड प्रेशर होगा, जीएफआर लो होगा, उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे रास सिस्टम को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रास एक्टिवेटेड, ठीक है। और जैसे ये एक्टिवेट होगा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो है वो रेनिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, रेनिन के स्पेलिंग पे RENIN, डबल NIN वाला जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना। वो इन्फेंट में मिल्क के डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, मिल्क के डाइजेशन के लिए, तो उसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ रेनिन स्टार्ट होगा। तो ये जो सिक्रीशन ऑफ रेनिन है वो कहाँ पे हो रहा है, हम अगर इसको सिंपली देखें तो ये रेनिन का सिक्रेशन हमारे किडनी में ही हो रहा है बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। अब चलिए हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अभी आप समझ गए ना, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होगा, GFR फॉल करेगा, तो ये बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं हाइपोटेंशन वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो हमारे मैकुलर डेंसा है ये डिटेक्ट कर रहे हैं और ये डिटेक्ट करके जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं टू प्रोड्यूस रेनिन, ठीक है। सो दैट बेसिकली इस रास का फंक्शन क्या है, इस रास का फंक्शन है टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि पहले तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करेंगे और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो सिंपली अगर हम इसको बोले ना कि फंक्शन, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ रास, तो इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। चलिए इसको हम देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। हमने क्या बोला कि ये जब हमारा बीपी लो है या फिर लो सॉल्ट का कंडीशन है, साथ ही साथ जो हमारा GFR है ये फॉल कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको जो हमारे पास मैकुलर डेंसा थे, मैकुलर डेंसा, इट विल डिटेक्ट एज एन ऑस्मोरिसेप्टर, ठीक है। और जैसे ही ये ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट करेगा तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना, डिटेक्ट्स सॉल्ट या सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है। और जैसे ही हमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन फॉल किया हुआ दिखेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंड इट विल सिक्रीट रेनिन एंड इट विल सिक्रीट रेनिन। तो हम ये पूरा जो फंक्शन देख रहे हैं, ये जो सिक्रीशन हो रहा है रेनिन का, ये कहाँ पे हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन द किडनी। ये कहाँ हो रहा है, ये किडनी में हो रहा है, ठीक है। अभी हम जैसे ये रेनिन सिक्रीट होगा, चलिए हम बनाते हैं ब्लड कैपिलरी का डायग्राम, हमारे ब्लड में फिर क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। अब अगला हमारा क्या था रास का, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर ने बना दिया एंजियोटेंसिनोजेन को, जो हमें पता है इट इज जाइमोजेन, और ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। इट इज इन इनएक्टिव स्टेट। अब ये जब रेनिन सिक्रीट होगा, इट विल एक्टिवेट द रास सिस्टम। अब ये जो रेनिन है, इट विल एक्टिवेट द एंजियोटेंसिनोजेन को, ये क्या करेगा, इट इज जाइमोजेन या इनएक्टिव
ये प्रोटीन है इनएक्टिव, इसको प्रोटीन कह सकते हैं हम, ये फाइनली जो इनएक्टिव स्टेट में है इससे इसका एक्टिवेशन होगा और इट विल कन्वर्ट इन एंजियोटेंसिन 1। अभी एंजियोटेंसिन 1 जो है इट ऑल्सो एक्ट एज वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है, वही ल्यूमेन ऑफ ब्लड कैपिलरी विल बी नैरोवर। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये बनेगा, और ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है अगर हम इसकी बात करें इट इज लेस पोटेंट, इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट करा दे या फिर ये जीएफआर को मेंटेन करे। सो इट इज लेस पोटेंट। अभी क्या है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 मोर पोटेंट। ओके, ये एंजियोटेंसिन 2 दिस इज मोर पोटेंट। अब ये एंजियोटेंसिन को 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारे पास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम एस भी कहते हैं, AC, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स। ठीक है, अब ये लंग्स में जैसे हमारा ब्लड जाएगा सर्कुलेट होके तो एंजियोटेंसिन 1 जाएंगे, लेकिन लंग में से जब वो बाहर आएंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 दैट इज मोर पोटेंट। अब हम इसका जो रोल है एंजियोटेंसिन 2 का, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 अब हम देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। एक तो हम कहेंगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह ऐड करेगा एंड विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो GFR जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये एंजियोटेंसिन 2 का एक और इफेक्ट क्या है, इट विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का है ऑन द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर सुपरफिशियली वो अटैच रहता है। और आपको पता होगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास 2 पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ये कॉर्टेक्स से को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन। ओके, अब ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पे सिक्रीट होंगे एंड दिस विल help in reabsorption of salt. Okay, this aldosterone will help in the reabsorption of salt, thus maintaining the blood pressure। यानी कि हमारे सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जैसे जैसे सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे पास वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, H2O का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बढ़ाएगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। दिस विल इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, thus इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। तो ये जो पूरा रास का हमने पूरा सिस्टम देखा, हमने क्या बोला कि बेसिकली ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन लो है, तो GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर से जो एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड है वो आ रहा है, तो GFR यहाँ पे कम है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे काम कौन करेगा, बेसिकली यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का एक्शन होता है, जिसमें हमने क्या देखा, जो DCT का हमने TS देखा, हमने उसमें क्या बोला, देयर आर सम कॉलमनर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम कहते हैं मैकुला डेंसा। दिस मैकुला डेंसा एक्ट एज ऑस्मोरिसेप्टर, और ये क्या डिटेक्ट करेंगे, ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे ब्लड का। जैसे ही इसे सॉल्ट का कंसंट्रेशन फॉल किया हुआ दिखेगा, तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है
इसे एक्टिवेट किया जाएगा एंड दीज विल सिक्रीट रेनिन, और ये रेनिन जो है इट इज ये इसका सिक्रीशन होगा, और ये रेनिन जो है इट विल एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजेन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है एंड इट इज प्रोड्यूस बाय लिवर, लिवर ने इसे प्रोड्यूस करके ब्लड में डिस्चार्ज कर दिया है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये प्रिकर्सर काइंड ऑफ है और ये इनएक्टिव स्टेट में है। अब इसे एक्टिवेट किया जाएगा और जो दिस इज प्रोटीनस इन नेचर, और इसमें जो इसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी एडिशनल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड है उसको रिमूव किया जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। बट ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये लेस पोटेंट होगा एंड सो दैट्स व्हाई जो हमारे लंग्स है, लंग्स में एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेट होकर के लंग्स में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, इस एज के इम्पैक्ट से एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत पोटेंट है और इसका वाइड रोल हमें देखने को मिलेगा इन द किडनी फंक्शन रेगुलेशन। अभी ये क्या कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन, और जैसे ये एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा इट विल शो इट्स इम्पैक्ट फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। तो जैसे सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, क्या होगा, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एंड दिस विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, दिस विल लीड टू इंक्रीज और मेंटेन द ब्लड प्रेशर। चलिए ब्लड प्रेशर यहाँ पे साथ साथ हमने क्या बोला कि जो एंजियोटेंसिन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये वेसल में ही एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ हमने क्या बोला, वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और दैट विल हेल्प इन इंक्रीज ऑफ GFR, जो GFR है वो मेंटेन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रास मैकेनिज्म, कि रास मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बोलें तो ये जो एंजियोटेंसिन है इसका कुछ इम्पैक्ट ये हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करते हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस ADH। ठीक है, तो ADH का फिर हमने रोल देखा, ADH किस तरीके से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा या फिर लेस यूरिनेशन या लेस यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो हमारा सिस्टम है रास मैकेनिज्म वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में किस तरीके से काम कर रहा है आपने देखा। चलिए अब हम आते हैं हमारा जो थर्ड रेगुलेशन का तरीका है या जो थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है हम उसकी बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ANF। ANF stands for atrial natriuretic factor। ठीक है, अब ये रिलीज कहाँ से होता है, नाम से क्या लग रहा है, रिलीज फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये ANF कब स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड व्हेन BP इज हाई। ठीक है, या फिर यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होगा तो हमें रीएब्जॉर्प्शन को कम करना होगा सोडियम के। यहाँ पे जो आप नाट्रियूरेटिक फैक्टर देख रहे हैं, नाट्रियम इट स्टैंड्स फॉर सोडियम Na। ठीक है, तो ये नाट्री सोडियम को यूरिन से रिलीज कराने वाला फैक्टर है, सोडियम को डिस्चार्ज कराने का फैक्टर है ये। तो इट विल हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ या फिर बॉडी से एक्सक्रीट कराएगा मैक्सिमम जो भी बढ़े हुए सोडियम है उनको। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाट्रियूरेटिक फैक्टर। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बेसिकली इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं, ये जो कंडीशन है हाइपरटेंशन का कंडीशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, हाइपरटेंशन का कंडीशन है, ये ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है ये रिलीज होते हैं। तो सिंपली ये कंडीशन जब होगा
it is detected by heart muscle and जैसे ये हार्ट मसल ने इसे डिटेक्ट किया, atrial wall start releasing ANF, releases ANF, ठीक है। जब ये कंडीशन है, ब्लड प्रेशर रेज किया हुआ है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है या सोडियम आयन बढ़ा हुआ है, इट इज डिटेक्टेड बाय हार्ट मसल। जब ब्लड आएगा तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे, और जैसे ये डिटेक्ट होगा तो एट्रियल वॉल जो है वो एनएफ को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ये रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कंडीशन देख रहे हैं, अभी तक जो हमने एडीएच का कंडीशन देखा और जो हमने रास का कंडीशन देखा उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन है, तो इट विल सप्रेस रास, ठीक है। जैसे हमारा रास सप्रेस होगा तो हम सिंपली बोल सकते हैं सॉल्ट का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन विल बी लेस, और जब इसका वाटर का और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन का जो रीएब्जॉर्प्शन ये कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन का केस होगा, यानी वाटर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है अलोंग विथ सॉल्ट। तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं डाययूरेसिस, और ये डाययूरेसिस करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, व्हेन ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज है तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या किया गया, जैसे ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, हार्ट के मसल ने डिटेक्ट किया, आर्टेरियल वॉल को स्टिमुलेट किया कि वो एनएफ को रिलीज करे। जैसे एनएफ रिलीज किया हुआ, दिस एनएफ हम जनरली बोल सकते हैं वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू रास एंड एडीएच। इसके जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा है, तो ये रास को सप्रेस कर देगा। जैसे रास सप्रेस होगा, सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही घट जाएगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा यानी डाययूरेसिस का केस होगा, और जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम वाटर के डिस्चार्ज के कारण, एक्सेसिव वाटर यूरिन फॉर्मेशन के कारण, यूरिन डिस्चार्ज के कारण हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और जो कि ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एएनएफ है, इट वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू रास एंड एडीएच। तो जनरली मैं जो ये टर्म लेकर आया डाययूरेसिस, तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो डाययूरेसिस है एक्सेसिव यूरिनेशन को बोलते हैं। सो देयर आर सम डायूरेटिक्स जिसके कारण जो एक्सेसिव यूरिनेशन का केस होता है, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम कुछ डायूरेटिक्स को यूज करते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, ये भी डायूरेटिक्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी डायूरेटिक हैं। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं जो अल्कोहल कंजप्शन है, दैट इंक्रीजेज लॉस ऑफ, या फिर जो अल्कोहल कंजप्शन है, अल्कोहल इज ऑल्सो डायूरेटिक। तो अल्कोहल के कंजप्शन के बाद जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस वाज एडिशनल नॉलेज। तो इट वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमने देखा कि किस तरीके से एडीएच जो है वो एक्ट कर रहा है और हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ हमने रास को देखा, ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर को मेंटेन करने के लिए। और ये जो हमारे एएनएफ है, इट एक्ट्स जस्ट एंटागोनिस्टिकली टू रास एंड एडीएच, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है कुछ नेगेटिव, यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उस कंडीशन में क्या हो रहा है, दिस एएनएफ एक्ट्स और हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को घटाएगा, थोड़ा डिक्रीज करेगा, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो सके, जीएफआर मेंटेन हो सके और किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, और हमारा जो बॉडी है उसमें एक हेल्दी सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे, यूरिन का प्रॉपर डिस्चार्ज हो। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और आज इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।